नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने देखा था वाकाटक वंश के बारे में और मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि इसके कुछ समकालीन वंश थे, जिनमें से एक थे आपके गुप्त वंश। तो आज हमें गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है। एक गुप्त वंश भी राष्ट्रीय राजवंश की श्रेणी में आता है। अच्छा, पिछली क्लास में जब मैंने राष्ट्रीय राजवंश कहा था तो मैंने आपको पैमाना बताया था कि ऐसा राजवंश जिसका संबंध समस्त राष्ट्र से हो, मतलब उनका जो राज्य क्षेत्र हो लगभग पूरी जगह हो, पूरे भारत पे हो। तो एक डाउट आया कि किसी ने मुझसे पूछा कि जो आपका वाकाटक वंश है वो तो सर केवल आपके 2 राज्यों में देखा जाए, अगर वर्तमान रूप से देखा जाए तो केवल 2 राज्यों में उसका राज्य शासन है, 2 से 3 राज्यों में। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी एक मैंने आपको समझाने के लिए एक पैमाना बताया था कि राष्ट्रीय राजवंश होता क्या है। तो राष्ट्र से समझने के लिए कि संपूर्ण जो भारत हमारा क्षेत्र है, संपूर्ण जो हमारा भारत देश है, उस पर जो शासन करते हैं वो आपके जो राजवंश रहेंगे, जैसे मौर्य वंश हो गए, सातवाहन हो गए, गुप्त वंश हो गए आपके। तो इन सबको राष्ट्रीय राजवंश का दर्जा मिला। उसी आधार पर जब अन्य जो छोटे छोटे राष्ट्रीय राजवंश देखेंगे, जैसे आपके वाकाटक वंश हो गए, तो इनको भी राष्ट्रीय राजवंश उसी लिए कहा गया। और इनके और कुछ भी पैरामीटर होंगे, उतना तो हमें डिटेल में नहीं जाना है, तो आप केवल उतना ही जानते चलिएगा, ठीक है। तो ये आपको डाउट किसी को आया था तो मैंने इसे अच्छे से समझा दिया है, ठीक। अब हम आज देखते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश, तो गुप्त वंश हम देखेंगे कि 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। 4वीं शताब्दी में आपके गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। जैसे कि वाकाटक वंश का हमने देखा 2वीं शताब्दी में हो गई थी, आपके सातवाहन वंश के पतन के पश्चात में, ठीक है। तो उसी क्रम में हम देख रहे हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना हुई थी आपके 4वीं शताब्दी में, ठीक है, 4वीं शताब्दी में हुई थी। अब इनके अनुसार जो छत्तीसगढ़ का नामकरण क्या क्या था ये देखते हैं। गुप्त वंश के समय में छत्तीसगढ़ का नामकरण क्या क्या था, तो आप देखेंगे कि मध्य छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र था वो दक्षिणापथ या दक्षिण कौशल आता था। तो आप दक्षिण कौशल को याद रखिएगा, दक्षिण कौशल दक्षिणापथ। दक्षिणापथ में आपके जो दक्षिण के राज्य हैं उन सारे राज्यों को एक साथ मिलाकर आपको दक्षिणापथ कहा जाता है। अगर ऑप्शन में दक्षिणापथ दिया हो तो आपको ले लेना है, अगर दक्षिण कौशल ना दिया हो तो, ठीक है, या दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन ऐसा बोला जाए तो भी ले सकते हैं आप। लेकिन केवल और केवल दक्षिण कौशल दिया है तो आपको यही आंसर लेना है। अगर ए और बी दोनों साथ में नहीं लेना है, एक आंसर लेने बोल रहे तो आपको दक्षिण कौशल को लेना है, ठीक है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। तो दक्षिणापथ और दक्षिण कौशल आपके मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र को कहा जाता था। उत्तर को क्यों नहीं सर? तो उत्तर वाला जो क्षेत्र है उस समय आपके कलिंग क्षेत्र में आ जाता था लगभग, ठीक है, इसलिए उत्तर क्षेत्र को नहीं बोला जाता। अब देखेंगे कि दंडकारण्य क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो उस समय महाकांतार कहा जाता था। दंडकारण्य क्षेत्र को महाकांतार कहा जाता था। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि यहाँ के राजा थे जो व्याघ्रराज, उसे समुद्रगुप्त ने हराया भी था। खैर उसके बारे में अभी आगे हम देखेंगे। अब गुप्त वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? अब जानकारी तो मिलेगी, ये जानकारी किस संदर्भ में कहा जा रहा है, तो ये आपका संदर्भ है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में गुप्त वंश की जो साक्ष्य है, गुप्त वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आपके हरिशंकृत प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। यहाँ से कैसे मिलती है सर, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। पहले इनके गुप्तकालीन सिक्के देख लेते हैं और स्थापत्य देख लेते हैं। गुप्तकालीन सिक्के और स्थापत्य हम जब देखते हैं तो इनके कुछ खास जगह जैसे बानाबरद हो गई, पिटईवल्द हो गया, आरंग हो गया, खरसिया हो गया, तो इन सभी जगह से ना आपके गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो बानाबरद से देखते हैं, बानाबरद क्षेत्र दुर्ग में आता है। वहाँ से आपके 4 जो शासक हैं, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, कच्छ वृहदत्त बोल रहे हैं, फिर कांचगुप्त बोल रहे हैं। कांचगुप्त तो ये नया है, इनके बारे में अभी जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। और रामगुप्त, आपको साथ में रामगुप्त का भी नाम याद रखना कि बानाबरद क्षेत्र से उनके सिक्के प्राप्त होते हैं, ठीक।
पिटाई वल्द में देखेंगे तो पिटाई वल्द से 40 सिक्के प्राप्त होते हैं, 40 सिक्के ये गुप्तकालीन थे। आरंग से, आरंग का मैं रिलेट करा सकता हूँ आपको कि रत्न जड़ित मयूर सिक्का, तो मयूर के पंखों में बहुत सारे रंग होते हैं, आपने देखा होगा, और रत्न भी रंग बिरंगे रहते हैं। तो रत्न जड़ित जो मयूर सिक्का है वो आरंग क्षेत्र आ गया, ये रिलेट हो रहा है। खरसिया, खरसिया को अब हसिया करके कर लेना, खरसिया हसिया ऐसा आ रहा है प्रोनाउंस में। तो खरसिया रायगढ़ क्षेत्र में विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का प्राप्त है। तो धनुष है वो, और हसिया हो गया हथियार के रूप में, औजार हैं, अस्त्र हैं। तो वहाँ से हम रिलेट कर लेंगे कि खरसिया रायगढ़ से विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ है। फिर पीतेबंद क्षेत्र देखते हैं। पीतेबंद एक पिटाई वल्द था, एक पीतेबंद था। पिटाई वल्द से 40 सिक्के, पीतेबंद से 49 सिक्के, ठीक है। 49 सिक्कों में भी 46 आपके कुमारगुप्त से और 3 आपके चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो पीतेबंद क्षेत्र राजिम से आपके 49 सिक्के, जिसमें से 46 कुमारगुप्त के और 3 चंद्रगुप्त के, ये आपको याद रखना है। फिर खेरनाल ग्राम, खेरनाल ग्राम बलौदा बाजार में, जहाँ से 54 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो किसके? कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। उनमें महेंद्रादित्य उत्कीर्ण होगा, महेंद्रादित्य। तो महेंद्रादित्य कुमारगुप्त को ही बोला जाता है, ठीक है। उनके जो सिक्के थे उसमें महेंद्रादित्य ही लिखा मिलता है। तो आपके खेरनाल से जो प्राप्त हुए हैं बलौदा बाजार क्षेत्र से, वो कुमारगुप्त के सिक्के थे, ठीक है। तो ये सारे नाम कैसे याद होंगे सर? तो ये बार बार पढ़ने से आपको जरूर याद हो जाएंगे, एक बार में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको 2 से 3 बार इन वीडियोस को देखना है। अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से फिर आप याद कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर आप नोट्स प्रिपेयर करें तो इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बानाबरद से आप याद रख सकते हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कांचगुप्त और कच्छ बृहदत्त, इसके साथ में रामगुप्त का नाम याद रखना। पिटाई वल्द से 40 सिक्के, पीतेबंद से 49 सिक्के, 49 सिक्के में 46 कुमारगुप्त, 3 चंद्रगुप्त का। खेरनाल से भी कुमारगुप्त का प्राप्त होता है, ठीक है, बलौदा बाजार, ठीक। खरसिया को हसिया से रिलेट किए थे, विक्रमादित्य धनुर्धारी सिक्का, हसिया धनुष ऐसे करके। आरंग से भी रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ था, रंग मयूर के पंखों में बहुत रंग होता है, तो आरंग रत्न जड़ित सिक्के। ये किसका है? तो ये भी आपका कुमारगुप्त का है, ठीक। अब स्थापत्य कला में जब हम ध्यान देते हैं तो यहाँ से मुख्य रूप से आप देखेंगे गुप्त कालीन स्थापत्य में आपको 2 ऐसे जगह देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही पुरातात्विक रूप से भी और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो एक है तालागांव, तालागांव का देवरानी जेठानी मंदिर, तालागांव का देवरानी जेठानी मंदिर। अब इसे बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर। तो यहाँ से 3-4 चीज़ें आपको याद कराऊंगा, उन सभी को याद रखना है। ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आपने नदी व प्रवाहतंत्र वाला चैप्टर देखा होगा तो वहाँ भी मैंने इस चीज़ को बताया था कि तालागांव के मनियारी नदी के किनारे स्थित है। इसे अमेरिकापा ताला भी बोला जाता है, नाम आप ध्यान रखिएगा, अमेरिकापा ताला, अमेरिकापा ताला ये भी बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पर कौन सी मंदिर है? तो देवरानी जेठानी मंदिर है, देवरानी जेठानी मंदिर है, ठीक है। इसे छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर बोला जाता है। तालागांव में खैर एक और भी मंदिर है, उसके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम गुप्तकालीन स्थापत्य से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो गुप्तकालीन स्थापत्य से संबंधित है आपका देवरानी जेठानी मंदिर, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर है। एक है पुजारी पाली, ये बरमकेला का मंदिर, पुजारी पाली का बरमकेला का कौन सा मंदिर? तो केवटनीन मंदिर, केवटनीन मंदिर, पुजारी पाली बरमकेला का केवटनीन मंदिर। ये सारंगढ़ क्षेत्र में आता है आपका, सारंगढ़ क्षेत्र में, ठीक है, सारंगढ़ क्षेत्र में आता है, ठीक। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और ये दोनों कौन सी शैली में निर्मित हैं? तो नागर शैली में निर्मित है। ये दोनों जो मंदिर हैं वो आपके नागर शैली में निर्मित है और लाल ईंटों से निर्मित है। कैसी शैली? नागर शैली। कौन सी ईंटें? लाल ईंटों का यूज़ किया गया है, ठीक है। अब शैली क्या होती है सर? तो मुख्य रूप से 3 शैलियाँ होती है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारा जो भारत क्षेत्र है, भारत जो हमारा देश है, उसमें आप देखेंगे जो उत्तर का क्षेत्र है, उत्तर वाला क्षेत्र, इधर आपका नागर शैली चलता है। जो दक्षिण वाला क्षेत्र है यहाँ द्रविड़ शैली चलता है, द्रविड़ शैली, ठीक है। और जो मध्य भारत का क्षेत्र है यहाँ इन दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है। और कहीं कहीं पर इसका मुख्य रूप से अगर शैली पूछा जाए तो बेसर शैली, वेसर या बेसर शैली बोला जाता है। तो उत्तर में द्रविड़, उत्तर में आपका नागर, दक्षिण में द्रविड़, मध्य क्षेत्र में दोनों का मिक्स और वेसर शैली, ठीक है। तो नागर शैली में ये मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों था, आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर आगे देखते हैं आप गुप्तकालीन शासकों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या की पॉइंट है। तो ये जब हम आगे देखेंगे तो आपको देखते चलना है। मैंने शुरू में आपको बताया था हरिश्चंद्र की प्रयाग प्रशस्ति, पिछले क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो इनके अनुसार जो गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त थे, दक्षिण अभियान के समय जब निकले थे दक्षिण विजय अभियान के लिए, दक्षिण कौशल के वाकड़ा वंश के राजा महेंद्र सेन को और महाकांदर के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था। दोनों मैंने बता दिया था आपको, ये तो पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस किया और ये आगे और आ जाएगा। तो यही पॉइंट 3 बार आपको 3 राजवंशों में देखने का प्रयाग प्रशस्ति के नाम से।
तो यह बहुत ही कंठस्थ आपको याद हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं आप कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो गुप्त वंश इंडियन हिस्ट्री के दृष्टिकोण से भी, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश है, ये आपको याद रखना है। तो दक्षिण विजय अभियान के समय समुद्रगुप्त ने वाकाटक वंश के राजा महेंद्र सेन, जो दक्षिण कौशल के राजा थे, और महाकांतार के राजा नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था। ठीक, ये कहाँ से मिलता है? तो हरि सिंह के प्रयाग प्रशस्ति जानकारी मिलती थी। इसी के बारे में बोला था कि गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये रहा प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी। इसके आगे जब देखेंगे तो महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम से भी समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। रूपा देवी के, तो समुद्रगुप्त की और भी पत्नियों के नाम मिलेंगे आपको आगे चल के, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक शासक की बहुत सारी पत्नियां उस समय में हुआ करती थी, तो हमको याद रखना है कि रूपा देवी के बारे में, जो कि समुद्रगुप्त की पत्नी थी, इसकी जानकारी कोपरा गांव से प्राप्त होती है। कोपरा नामक गांव से समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी की जानकारी प्राप्त होती है, महासमुंद के ना। तो महासमुंद, समुद्रगुप्त, ये रिलेट हो जाएगा। फिर समुद्रगुप्त के दक्षिण कौशल एवं महाकांतार को विजय के बाद इन क्षेत्रों को अपनी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति क्या होती है? तो ये अपना ना पावर दिखाने के लिए कि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, इस उद्देश्य से अन्य शासकों के साम्राज्य में युद्ध के लिए उन्हें युद्ध करने के लिए उनको आह्वान करते थे, और उनसे युद्ध लड़ने के बाद, जीतने के बाद उनके क्षेत्र को छोड़ देते थे। अब छोड़ देते थे तो पिछले क्लास में हमने देखा कि सर ये जो प्रभावती थी उसके समय तो ये सामंत हो गए थे, तो प्रभावती का केस अलग था। उस समय क्या है, प्रभावती शासन करती थी, तो जो हेल्प करने के लिए जो भी हस्तक्षेप करते थे वो गुप्त वंशी शासक करते थे। तो उस अभिलेख में, अजंता अभिलेख या पुना अभिलेख में लिख दिया गया था कि ये जो वाकाटक वंश से गुप्तों के सामंत थे, और ये अभी यहाँ लिख रहे हैं कि छोड़ दिए करते थे, ये तहत अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया, पितु आधिपत्य स्वीकार करने के बाद पुनः छोड़ दिया, है ना, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के कारण। तो ये आगे चल के वो अधीनता स्वीकार करेंगे प्रभावती के बाद, अभी नहीं किया था। अभी एक समुद्रगुप्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत छोड़ दिया करता था। ठीक है, अब फिर भी आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि आप अगर किसी के क्षेत्र को जीतते हैं तो वो तो आपसे हारा हुआ है ना, हारा हुआ है, तो उसके मन में तो रहेगा कि हम इनसे दबे हुए हैं, हमसे नीचे हैं, हम इनके नीचे हैं। तो वो जो है कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि सामंत भी थे इस टाइप का, इसके बाद से सामंत थे, कहीं कहीं पर सुनने को मिलेगा। तो इसी वजह से कहा जाता है। ठीक है, बट आपको मुख्य बात जो याद रखनी, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। ये सारी चीज़ें सर क्यों बता रहे हो, तो आगे चलकर डाउट ना है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सामंत क्यों बोला जा सकता है, इस वजह से। लेकिन कहीं पर आपको साक्ष्य नहीं मिलेगा, कहीं कहीं बोल दिया जाएगा, तो अदरवाइज आपको ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत छोड़ दिया, ये याद रखना है। प्रभावती के समय सर पिछले क्लास में बताए थे कि अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो वो भी मैंने केस बता दिया, पिछले क्लास में बताया था। अगर आपने देखा होगा तो, अगर नहीं देखा तो एक बार जरूर जाकर देखिएगा उस वीडियो को भी, वहाँ पर बताया था। तो क्यों और यहाँ तो छोड़ देते हैं, तो दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो। जिस स्टूडेंट ने देखा होगा वीडियो उनको कन्फ्यूज़न आएगा, तो वो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। समुद्रगुप्त छोड़ दिया करता था जीतने के बाद, और प्रभावती के समय जो चंद्रगुप्त का शासन के जो प्रशासक रहते थे वो सब यहाँ आके कंट्रोल करते थे, इसलिए ऐसा अभिलेख में जानकारी प्राप्त होता है। तो दोनों क्लियर है। फिर आगे हम देखेंगे रामगुप्त के बारे में। ठीक है, रामगुप्त के बारे में देखते हैं कि इनका सिक्का 1972 में दुर्ग के 12 बरस से प्राप्त हुआ है। तो मैंने वहाँ पर जब 4 नाम थे, कच्छ, बृहदत्त, कांचगुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, तो उनके अलावा मैंने आपको बताया था कि रामगुप्त का नाम भी आपको याद करते चलना है, क्योंकि दुर्ग के 12 बरस से रामगुप्त के भी सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इन सिक्कों में से जो 12 बरस से प्राप्त हुआ है ना, वहाँ के सिक्कों में से एक कांचगुप्त का सिक्का था जिसका नाम हमने पढ़ा, एक समुद्रगुप्त का सिक्का था, और 9 विक्रमादित्य के सिक्के थे। एक कांचगुप्त नया है भाई, इसलिए देखिए हाईलाइटेड है, शायद क्वेश्चन पूछा गया है। कांचगुप्त नया है, ये आपके कालक्रम जब पढ़ोगे ना आप इंडियन हिस्ट्री, तो उनके में भी इनका नाम नहीं आता है। जैसे हमने ट्रिक बनाया था एक कि SGCS RC KSV, ये आपके गुप्त वंश के शासकों के नाम याद करने का हमने ट्रिक बनाया हुआ था। ठीक है, अगर आप इंडियन हिस्ट्री भी ऐसी ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी योगेश साहू क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8770123687। हम आपको रिलेटिव टेक्निक और निमोनिक्स कोड के माध्यम से सारी चीज़ों को याद कराएंगे। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो कांचगुप्त का मिला, ये नए नवीन है, नए शासक का जानकारी मिला। समुद्रगुप्त के 1 सिक्का और 9 सिक्का। विक्रमादित्य कौन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता था विक्रमादित्य। ठीक है, उसके 9 सिक्के प्राप्त हैं। तो ये था 12 बरस से सर
ठीक है, इन सबके सिक्के प्राप्त हुए। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं। तो इनकी पुत्री थी प्रभावती। पिछले क्लास में मैंने रुद्रसेन के समय बता दिया था कि प्रभावती थी, जिसका वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ विवाह हो गया था। इनके 2 पुत्र थे, एक था आपका दामोदर सेन और एक था दिवाकर सेन। तो दामोदर सेन जो प्रवरसेन द्वितीय था वो रुद्रसेन की मृत्यु के बाद आगे सत्ता संभालेगा, लेकिन उनके बीच में इनकी जो वाइफ रहती है प्रभावती, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बेटी रहती प्रभावती, वो शासन संभालती है। तो यही यहाँ पर दिया गया है। रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात प्रभावती ने सत्ता की बागडोर संभाली, जिसमें गुप्त साम्राज्य के राज्य कर्मचारियों की सहायता ली जाती थी। गुप्त साम्राज्य के राज्य की कर्मचारियों की सहायता ली जाती थी। इसी वजह से आपके पूना अभिलेख में इनके बारे में प्राप्त हुआ है कि उनके अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक, फिर आगे देखेंगे खरसिया के समीप एक गांव से चंद्रगुप्त द्वितीय का धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ था। स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये हमने देख लिया। स्वर्ण सिक्के हैं, जितने भी सिक्के प्राप्त हुए हैं आपके लगभग स्वर्ण सिक्के थे ना। तो ये आपका रत्न जड़ित सिक्का तो अलग है, धनुर्धारी सिक्का कैसा था, तो स्वर्ण सिक्का था, याद रखना है आपको। ठीक, फिर आगे देखेंगे कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त के भी आरंग में कुमारगुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्के प्राप्त हुए हैं, हमने ये देखा था। रायपुर के पिटेवल्द ग्राम में जो 40 सिक्के प्राप्त हुए उनमें से गुप्तवंशी राजाओं महेंद्रादित्य और कर्मादित्य का नाम उल्लेखित है। महेंद्रादित्य मैंने बताया था कि कुमारगुप्त को ही बोला जाता था, और कर्मादित्य आपके स्कंदगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, स्कंदगुप्त को कहा जाता था। गुप्त वंश के सभी के शासकों के अंत में ना आप गुप्त देखने को मिलेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। जैसे स्कंद आगे और नाम आएगा, कहीं पर स्कंद वर्मन आएगा, कहीं पर स्कंद गुप्त आएगा, और कहीं पर और कुछ आएगा। तो फिर आपको नाम के अंत को देख के याद रखना है, गुप्त है भैया ये गुप्त वंश का शासक है। वर्मन आया है वो आपका और किसी वंश का शासक, नल वंश का हो सकता है, आपके और किसी वंश का हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देते चलना है। तो ये गुप्त है ना, तो स्कंदगुप्त कहाँ का है, आपके गुप्त वंश का है। इसको क्या बोला जाता है, तो कर्मादित्य कहा जाता था। ठीक, तो इनके उल्लेख जो पिटाईवल्द रायपुर से जो 40 सिक्के प्राप्त हुए, इनमें दोनों का नाम देखने को मिलता है। फिर कुमारगुप्त का तो आपका आरंग से भी मिल गया, रायपुर के पिटाईवल्द से भी मिल गया। आगे आपके खैरताल रायपुर से भी ना कुमारगुप्त के 215 उत्पीड़ितांक या उभार मुद्राएं प्राप्त हुई थी। उत्पीड़ितांक या उभार मुद्राएं प्राप्त हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, नया मालूम चला है, आपको याद रखते चलना है। जिस पर महेंद्रादित्य उत्कीर्ण है, महेंद्रादित्य उत्कीर्ण है। तो कहीं पर भी पूछा जाए कि कौन से गुप्त वंश के शासक के सिक्कों में महेंद्रादित्य उत्कीर्ण हुआ करता था, तो कुमारगुप्त। इसलिए आपको ये नाम को याद करते चलना है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि कुलिया से प्राप्त महेंद्रादित्य का सिक्का गुप्त ब्राह्मी में लिखा हुआ है। अब ये कोई शैली रही होगी या कुछ लिपि रही होगी, तो गुप्त ब्राह्मी में लिखा हुआ है। महेंद्रादित्य का सिक्का गुप्त ब्राह्मी में लिखा हुआ है, कुलिया से प्राप्त। कुलिया आपके दुर्ग क्षेत्र। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा क्या कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त क्या है, आरंग से सिक्का प्राप्त हुआ, पिटाईवल्द से सिक्का प्राप्त हुआ, जिसमें कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों मिलते हैं। नाम क्या है, तो महेंद्रादित्य और क्रमादित्य, महेंद्रादित्य और क्रमादित्य इस नाम से मिलते हैं। खैरदार रायपुर से भी मिलते हैं। 215 उत्पीड़ितांक या उभार मुद्राएं किसके, कुमारगुप्त के, ये आपको याद रखना है। ठीक है, महेंद्रादित्य से उत्कीर्ण है उसमें। कुलिया के से प्राप्त महेंद्रादित्य का सिक्का गुप्त ब्राह्मी में लिखा है। तो ये यहाँ पर आपको रीड करते चलना है, 3 से 4 बार आप रीड करते जाएंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, कम से कम 2 से 3 बार इन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, याद हो जाएगा ये। फिर भानुगुप्त, अंतिम रूप से भानुगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, और कहाँ से, तो एरण अभिलेख। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, जो कि 510 ईस्वी में बना है, 510 ईस्वी का अभिलेख है। इसमें सरबवंशी राजा सरबराज का वर्णन मिलता है। अब सर भानुगुप्त के बारे में क्यों पढ़े, ये तो शासक के बारे में नहीं आता है। तो भानुगुप्त उनका सेनापति कुछ रहा होगा, उसका जो एरण अभिलेख है 510 ईस्वी में जो बना है, उसमें यहाँ के जो क्षेत्रीय राजवंश है सरबवंश के जो राजा थे सरबराज, उनका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये गुप्त वंश से संबंधित हो गया क्योंकि उनके अभिलेख में प्राप्त हो रहा है। तो ये जानकारी देख लिए। अभी एरण अभिलेख को बोला जाता है कि सती प्रथा का सबसे प्रथम उल्लेख इसी में प्राप्त हुआ है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट, याद रखना। भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी सरबवंशी राजा सरबराज का वर्णन है। फिर विशेष क्या था, तो गुप्त युग के प्रारंभ में दक्षिण कौशल उत्तर एवं दक्षिण 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग को बिलासपुर, रायपुर एवं संबल क्षेत्र में शामिल था, जहाँ राजा महेंद्र का शासन था। दक्षिणी भाग महाकांतर में व्याघराज का शासन था। ये ऊपर हमने देख लिया, तो इतना ही था। ये आपका गुप्त वंश समाप्त होता है। इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, और किसी प्रकार का आपको परेशानी आता है या कोई डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका निवारण जरूर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।